हेलो गाइस। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किसी भी इकॉनमी या कंट्री की नेशनल इनकम को हम कैसे मेज़र करते हैं। तो सबसे पहले हम नेशनल इनकम की बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकॉनमी इन एन अकाउंटिंग ईयर और इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो इसका मतलब क्या है? तो किसी भी इकॉनमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है इन एन अकाउंटिंग ईयर, उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज के मार्केट वैल्यू को अगर हम सम अप कर दें तो जो अमाउंट आता है वो उस इकॉनमी की नेशनल इनकम होती है। तो अब इससे मेथड्स कितने होते हैं नेशनल इनकम फाइंड करने के, एंड मीन्स किसी भी इकॉनमी का अगर हमें नेशनल इनकम फाइंड करना है तो कितने मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिससे हम नेशनल इनकम फाइंड कर सकते हैं किसी इकॉनमी की। तो बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। तो वो तीनों मेथड डिस्कस करने से पहले हम नेशनल इनकम के बैकग्राउंड में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, किसी भी इकॉनमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है वो प्रोडक्शन सेक्टर करता है, या जिसे हम फर्म भी बोलते हैं। अगर इन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज अ बेसिक रिक्वायरमेंट इसे अवेल कर दी जाए तो ये आप किसी भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कर सकते हैं इकॉनमी में। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। और ये सभी जो फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये प्रोवाइड करती हैं प्रोडक्शन सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर। ये सारी फैक्टर्स सर्विसेज जो हैं प्रोडक्शन सेक्टर को प्रोवाइड करती हैं, जिससे प्रोडक्शन सेक्टर अपने गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कर पाती है। और हाउस होल्ड सेक्टर के इन फैक्टर सर्विसेज के लिए जो प्रोडक्शन सेक्टर है इनको पेमेंट करती है, उनके लैंड के ऊपर रेंट देती है, लेबर को सैलरी या वेजेस, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, एंड एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो ये सारे जो फैक्टर इनकम है, या बोल सकते हैं इनके फैक्टर सर्विस के लिए जो फैक्टर पेमेंट किया है हाउस प्रोडक्शन सेक्टर ने, वो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए इनकम होती है, या फिर जिसे हम फैक्टर्स या फैक्टर इनकम बोल सकते हैं। इनके फैक्टर सर्विसेज के लिए जो फैक्टर इनकम मिला है उन्हें हम फैक्टर इनकम बोलेंगे। तो यहाँ से एक चीज़ देखने को मिला कि प्रोडक्शन सेक्टर से जो हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ है इनकम जनरेट हुई है, मतलब इस इकॉनमी में इनकम जनरेट जो हुई है प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ हुई है। अब अगर हाउस होल्ड सेक्टर के पास एज अ इनकम या एज फैक्टर इनकम इनके पास है इनकम, तो उन इनकम को एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यूटिलाइज करती है ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोडक्शन सेक्टर। तो यहाँ से एक चीज़ देखने को मिला कि जितनी इनकम जनरेट होती है, हम ये अज्यूम करते हैं कि इस इकॉनमी में या किसी भी इकॉनमी में जितनी इनकम जनरेट होती है उतनी ही इनकम या उतना ही इनकम यूटिलाइज किया जाता है एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मीन्स किसी भी इकॉनमी में जो इनकम है, जो वन अकाउंटिंग में जितना भी इनकम जनरेट होता है वो इक्वल होता है कि उस इकॉनमी में एक्सपेंडिचर कितना किया गया। मतलब किसी भी इकॉनमी की इनकम उस इकॉनमी के एक्सपेंडिचर के इक्वल होती है, क्योंकि जितना इनकम जनरेट होगा उतना ही इनकम यूटिलाइज किया जाएगा ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोडक्शन सेक्टर। तो अगर हमें इस इकॉनमी की नेशनल इनकम फाइंड करनी है कि वन अकाउंटिंग ईयर में किसी भी इकॉनमी ने कितना इनकम जनरेट किया, तो यहाँ से हमें साफ दिखता है कि या तो हम उस इकॉनमी में डिफरेंट सेक्टर्स में, या जैसे प्रोडक्शन सेक्टर या हाउस होल्ड सेक्टर, और भी जो 2 सेक्टर्स है इकॉनमी में, टोटल 4 सेक्टर्स इन इकॉनमी होते हैं। तो उन सभी के इनकम को अगर हम एडअप कर दें तो उस इकॉनमी में कितना इनकम जनरेट हुआ 1 ईयर में वो आ जाएगा। मीन्स उस इकॉनमी की नेशनल इनकम आ जाएगी। फिर समझते हैं, किसी भी इकॉनमी की अगर हमें नेशनल इनकम फाइंड करनी है तो उस इकॉनमी में कितने फैक्टर्स इनकम जनरेट हुई, या फैक्टर इनकम कितने सब पार्ट्स, जो सब फैक्टर इनकम के पार्ट्स होते हैं उन सभी इनकम को अगर हम ऐड कर दें तो उस इकॉनमी की नेशनल इनकम आ जाएगी। मीन्स जो फर्स्ट मेथड हमारे पास आया किसी भी इकॉनमी की नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए वो है इनकम मेथड। मीन्स किसी भी इकॉनमी में कितना इनकम जनरेट हुआ एज फैक्टर इनकम, उन सभी इनकम्स को अगर हम ऐड कर दें तो उस इकॉनमी की 1 ईयर में कितनी इनकम है और नेशनल इनकम आ जाएगी। सेकंड, जैसे कि हमने अज्यूम किया कि किसी भी इकॉनमी की जो इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर के इक्वल होती है। तो अगर हम
सभी इनकम्स को ना ऐड करें और सभी एक्सपेंडिचर को ऐड कर लें। जो भी एक्सपेंडिचर हमारी कंट्री में हमारी इकॉनमी हुई है, उन सभी एक्सपेंडिचर को हम ऐड करें, तो जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट ऑब्वियसली इनकम के इक्वल आएगा। तो जो सेकंड मेथड आपके पास है किसी भी इकॉनमी की नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए, कि उस इकॉनमी में कितना एक्सपेंडिचर हुआ वन अकाउंटिंग ईयर में, उन सभी एक्सपेंडिचर्स को अगर हम ऐड कर दें उस इकॉनमी की, तो जो अमाउंट आएगा वो नेशनल इनकम जो इनकम मेथड से आप फाइंड करोगे उसके इक्वल आएगा। क्योंकि किसी इकॉनमी में जितना इनकम जनरेट होता है उतना ही एक्सपेंडिचर होता है, तो ऑब्वियसली आप सभी इनकम्स को ऐड करो या सभी एक्सपेंडिचर को ऐड करो, जो अमाउंट आएगा वो सेम आएगा। और वो जो अमाउंट होता है यही होता है हमारा नेशनल इनकम। तो उस इकॉनमी के आप या तो सारे इनकम्स को ऐड कर दो जो जनरेट हुई है, या फिर वो जो इनकम है उस इनकम को जो यूटिलाइज़ किया जा रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उन सभी एक्सपेंडिचर को ऐड कर दो, तो जो अमाउंट आएगा वो नेशनल इनकम के इक्वल ही आएगा। तो सेकंड मेथड जो आपके पास आया वो है एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब किसी भी इकॉनमी में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है वन अकाउंटिंग ईयर में, उन सभी एक्सपेंडिचर को अगर हम ऐड कर दें तो जो अमाउंट आएगा वो नेशनल इनकम होती है उस इकॉनमी की। जो थर्ड मेथड हमारे पास आता है वो होता है हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड। जैसा कि हमें पता है जब तक कि कोई गुड्स एंड सर्विसेज फाइनली प्रोड्यूस नहीं हो जाती तब तक उनमें वैल्यू एडिशन की प्रोसेस चलती रहती है। मीन्स जब तक कोई गुड्स मार्केट में ना आ जाए उससे पहले उसमें वैल्यू एडिशन की प्रोसेस चलती रहती है। मतलब हर स्टेज पे, प्रोडक्शन के हर स्टेज पे उस गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसमें वैल्यू एडिशन होती रहती है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। मान लेते हैं किसी भी इकॉनमी में पर्सन ए है, ये एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। पर्सन ए प्रोड्यूस्ड कॉटन। कोई पर्सन ए या फार्मर है जिसने कॉटन की प्रोडक्शन की। सेकंड पर्सन ने पर्सन ए से वो कॉटन परचेज किया एंड प्रोड्यूस्ड थ्रेड आउट ऑफ इट। उसका इनकम उस कॉटन को परचेज करके उस कॉटन से थ्रेड का प्रोडक्शन किया। और जो पर्सन सी है उसने पर्सन बी से सारे थ्रेड खरीदे सी एंड प्रोड्यूस्ड अ शर्ट आउट ऑफ इट। और उस थ्रेड से शर्ट का प्रोडक्शन किया, और जो शर्ट जो प्रोड्यूस हुआ वो फाइनली मार्केट में जाती है कंज्यूमर के पास एज फाइनल गुड। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी इकॉनमी में जो हम सम अप करते हैं मार्केट वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो गुड्स जो होता है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का हम यहाँ पे किसी भी इकॉनमी में कि जो हम मार्केट वैल्यू जो ऐड करते हैं वो सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विस के मार्केट वैल्यू को ऐड करते हैं। तब यहाँ देखते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड से कैसे नेशनल इनकम फाइंड करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि डिफरेंट स्टेज पे जो गुड्स एंड सर्विस होता है उनके में उसमें वैल्यू एडिशन होती रहती है। देखते हैं यहाँ पे पर्सन ए ने अगर कॉटन प्रोड्यूस किया था तो उसकी प्राइस फर्स्ट स्टेज में कितनी होगी, लेट करते हैं ₹100। और अगर पर्सन बी ने पर्सन ए से कॉटन खरीदा तो पर्सन ए से सेल करेगी 200 में मिनिमम। मतलब ₹100 से अमाउंट जो है ज़्यादा ही होगा। तो 200 में परचेज़ किया उसने, और उससे उसने प्रोडक्शन किया तो इसकी जो वैल्यू हो गई उसने इस 200 को जो मतलब यहाँ सेकंड स्टेज में जो वैल्यू एडिशन हुई है वो मान लेते हैं 500 हुई है। मतलब अगर पर्सन सी जो प्रोड्यूसर है अगर पर्सन बी से वही थ्रेड खरीदती है तो पर्सन सी को मिलेगा कितने में, ये 500 में। और फाइनली जो प्रोड्यूस हुआ है तो ये 500 से या तो 500 या 500 से ऊपर कंज्यूमर के पास जाती है। तो मतलब फाइनल गुड, जब तक कोई गुड फाइनल गुड नहीं बन जाती तब तक उसमें वैल्यू एडिशन की प्रोसेस चलती रहती है। और उन्हीं सभी वैल्यू ऐड को ऐड करके उस फाइनल गुड की मार्केट वैल्यू आती है, जिसे हम ऐड करके उस इकॉनमी की नेशनल इनकम फाइंड करते हैं। तो इस केस में हम ये लेट करते हैं कि उस इकॉनमी में सिर्फ एक गुड का प्रोडक्शन होता है जो कि शर्ट है। तो उस शर्ट की अगर हम बात करें
तो किसी भी इकॉनमी में 1 ईयर में कितना इनकम होता है अगर हम वैल्यू एडिशन मेथड से फाइंड करते हैं, तो देखते हैं वो। तो अगर हम नेशनल इनकम फाइंड करें तो डिफरेंट स्टेज पे जो उस सर्ट में वैल्यू एडेड हुई है वो हम देखते हैं। वैल्यू एडेड बाय ए ने उस सर्ट में कितनी वैल्यू एडिशन की, ₹100। वैल्यू एडेड बाय बी ने कितना वैल्यू ऐड किया, तो जो 200 है उसमें 100 रुपीज़ जो फर्स्ट पर्सन है या फर्स्ट स्टेज पे जो वैल्यू ऐड हुआ है वो उसमें इंक्लूड है। तो ये हम फाइंड करते हैं, 200 में से हम माइनस करेंगे इनिशियल वैल्यू 100 रुपीज़, तो जो वैल्यू आएगी हमारी 100 रुपीज़ आई, मतलब पर्सन बी ने भी उसने 100 रुपीज़ उस शर्ट में 100 रुपीज़ वैल्यू ऐड किया है गुड में। और जो वैल्यू एडेड करती है वैल्यू एडेड जो पर्सन सी करेगी वो कितना करेगी, 500 का उसने पर सेल किया तो उसने कितना वैल्यू ऐड किया, 500 में से आप 100 रुपीज़ माइनस करते हो तो 400 रुपीज़। तो टोटल इस गुड्स में या जो आप बोलते हैं शर्ट फाइनल गुड जो है उसमें टोटल वैल्यू एडेड कितनी हुई है, 600। और यही आपकी नेशनल इनकम है। तो हमने पहले लेट किया था कि उस इकॉनमी में सिर्फ शर्ट का प्रोडक्शन होता है, तो सिर्फ हमारी 600 इनकम आई है। ऐसे ही अगर हम उस इकॉनमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू एडेड डिफरेंट स्टेज पे उसमें वैल्यू ऐड होती है, उन सब का अगर हम वैल्यू एडिशन निकालें और उसको एडअप कर दें तो उस इकॉनमी की नेशनल इनकम आती है। मान लेते हैं कोई और गुड है, मान लेते हैं गुड सी है जिसमें वैल्यू एडेड टोटल 700 हुआ, कोई गुड डी होगा जिसमें टोटल वैल्यू एडेड जो हुई है डिफरेंट स्टेज पे वो 1000 है। तो हम अब पूछा जाए कि उस इकॉनमी में कितना नेशनल इनकम आया, उस इकॉनमी की नेशनल इनकम कितनी है, तो आप गुड ए में कितना वैल्यू एडेड हुआ, वैल्यू एडेड मेथड से आप निकाल रहे हो, तो वैल्यू एडेड इन गुड ए 600, वैल्यू एडेड इन गुड सी 700, इन सभी को अगर हम ऐड कर दें तो उस इकॉनमी की नेशनल इनकम आ जाती है। तो हम देखते हैं तो इसमें जो हमारे पास फाइनली जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की जो मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट इनकम मेथड, सेकंड एक्सपेंडिचर मेथड एंड थर्ड वन इज वैल्यू एडेड मेथड। तो इसमें हम सबसे पहले इनकम मेथड डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनकम मेथड से किसी भी इकॉनमी की नेशनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेकंड हम एक्सपेंडिचर मेथड देखेंगे और थर्ड वैल्यू एडेड मेथड देखेंगे। तो एक और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि आप उस किसी भी इकॉनमी की नेशनल इनकम आप इनकम मेथड से फाइंड करो या फिर एक्सपेंडिचर मेथड से फाइंड करो या वैल्यू एडेड मेथड से फाइंड करो, जो अमाउंट आएगा जो जो नेशनल इनकम आएगा उस कंट्री की वो सेम आएगी तीनों मेथड से किसी भी इकॉनमी की। तो हम फर्स्ट मेथड नेशनल इनकम डिस्कस करते हैं। तो हमें नेशनल इनकम की जो जनरल इक्वेशन होती है वो हमें पता है क्या होती है कि अगर हमें नेशनल इनकम फाइंड करना है किसी भी इकॉनमी की, तो अगर ये इकॉनमी है तो उस इकॉनमी के पहले हम डोमेस्टिक इनकम फाइंड करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं NFI, मतलब जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनकम इंडिया में आया है, या फिर मतलब नेट निकालते हैं कि इंडिया में कितना इनकम आया और इंडिया से बाहर की इकॉनमी में कितना इनकम गया। तो जितना हमें रिसीव हुआ उसमें से हम लेस करते हैं जितना हमें दूसरी कंट्री ने या दूसरी इकॉनमी ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने हमारे इकॉनमी से अर्न किया इनकम, तो वो उससे वो जो आता है डिफरेंस उसे हम NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डोमेस्टिक इनकम फाइंड करते हैं और उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFI ऐड कर देते हैं। डोमेस्टिक इनकम उसमें हम जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनकम आए उसको अगर हम ऐड कर दें तो उस इकॉनमी की नेशनल इनकम आती है। तो बेसिकली ये जनरल इक्वेशन है, जनरल एक्सप्रेशन नेशनल इनकम की। तो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कि डोमेस्टिक इनकम हम कैसे फाइंड करते हैं, NFI कैसे फाइंड करते हैं, इन दो को हम फाइंड करेंगे और उसको ऐड कर देंगे उस इकॉनमी की, तो उस इकॉनमी की नेशनल इनकम हमारे पास आती है।
तो डोमेस्टिक इनकम NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। तो यहाँ नेट इसलिए यूज़ किया गया कि जो हम डोमेस्टिकली जो इनकम निकाल रहे हैं उस इनकम में हमने नेट इसलिए यूज़ किया कि उस इनकम में हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, वो जो इनकम आएगी वो डेप्रिसिएशन लेस होगी, तो इसीलिए हमने नेट यूज़ किया। डोमेस्टिक इसलिए किया क्योंकि हमने डोमेस्टिक इनकम फाइंड कर रहे हैं, और प्रोडक्ट क्योंकि हम अगर इनकम फाइंड करते हैं तो हम सिर्फ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, और फैक्टर कॉस्ट मीन्स उस गुड्स में हम इनडायरेक्ट टैक्स या सब्सिडी का जो कैलकुलेशन एडजस्टमेंट होती है वो हम नहीं करते हैं, इसलिए फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हैं हम, फैक्टर कॉस्ट लिखा हुआ है। तो इसके 3 सब पार्ट्स होते हैं। किसी भी इकॉनमी में 3 तरह से नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम के 3 मेन सोर्स होते हैं या 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। फर्स्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में OSF बोलते हैं। कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, बस जल्दी समझ में आया आपको इसलिए लिखा जा रहा है। सेकंड होता है हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जिसको हम COE शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस की तरह। और थर्ड होता है मिक्स्ड इनकम। अब इन 3 कंपोनेंट बेसिकली ये डोमेस्टिक इनकम में के 3 सबसे मेन कंपोनेंट होते हैं। अब इनके कुछ सब पार्ट्स होते हैं, अगर ये ना दिया हो तो उनके सब पार्ट्स को हम फाइंड करते हैं। सब पार्ट्स को एडअप करके हम ये मेन वैल्यू निकालते हैं। जैसे अगर ऑपरेटिंग सरप्लस ना दिया हो तो इसके कुछ सब पार्ट्स होते हैं। बेसिकली इसके 2 पार्ट किए जाते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होती है उस इकॉनमी की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, मतलब उस इकॉनमी में जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट होती है उस इनकम को, वो इनकम ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आता है। और थर्ड होता है एंटरप्राइज प्रॉफिट, जो कोई एंटरप्रेन्योर या बिजनेस जो प्रॉफिट होता है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में के 3 सब पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट रेंट, सेकंड इंटरेस्ट एंड थर्ड वन इज रॉयल्टी। अब ये क्या होता है हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और एंटरप्राइज प्रॉफिट जो होती है उसमें वो भी 3 उसके सब पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट डिविडेंड होता है, जो उस किसी बिजनेस में जो शेयर होल्डर्स होते हैं जो उनको दी जाती है। सेकंड होता है कॉरपोरेट टैक्स। और थर्ड जो पार्ट होता है एंटरप्राइज प्रॉफिट का या इनकम फ्रॉम एंटरप्राइज इनकम बोलते हैं इसे हम, वो होता है रिटेन्ड अर्निंग या रिटेन्ड प्रॉफिट। मीन्स प्रॉफिट का वो पार्ट जिसे बिजनेस ने रिटेन कर लिया, जिसे किसी जगह अलोकेट नहीं किया गया। और जो थर्ड होता है वो होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो सेकंड जो होता है हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है, जिसके 3 सब पार्ट्स होते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बेसिकली होता है कि जो किसी भी इकॉनमी में एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स को जो उनको रेम्यूनरेशन दी जाती है उनके काम के लिए, उनके वर्क के लिए, तो उसमें आता है उनसे आप सैलरी, वेजेस या सैलरी कैश में देते हो या फिर
वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, मीन इन फॉर्म ऑफ सम एसेट और सोशल एडवांटेज। और जो थर्ड आती है एक वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस, और एक होता है हमारा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू SSS सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जो कोई एम्प्लॉयर होता है, यहाँ समझते हैं क्या होता है। जो कोई एम्प्लॉयर होता है वो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को अपने अंडर एज ए सबॉर्डिनेट काम करते डिफरेंट एम्प्लॉय, तो उन एम्प्लॉय को उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, जॉब सिक्योरिटी के लिए जो प्रोवाइड की जाती है, या उनके फ्यूचर को सिक्योर किया जाता है, जैसे उन्हें प्रोविडेंट फंड, जो बेस्ट एग्जांपल है इसका, प्रोविडेंट फंड देती है, या मेडिकल फैसिलिटी देती है, या उनके चिल्ड्रन को स्कूलिंग फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। तो वो स्कूल फैसिलिटी जो उसे हम प्रोविडेंट फंड इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि उसे एज प्रोविडेंट फंड उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए फॉर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मतलब उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जो दी जाती है, वो इनकम का वो पार्ट इस पार्ट में आता है। तो हम देखते हैं आगे। और जो मिक्स्ड इनकम होता है, ये वो इनकम होता है जो किसी भी इकॉनमी में सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर या बिजनेसमैन अर्न करते हैं, जिसमें से ये सभी रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फिर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये सभी एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट या फिर अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। तो बेसिकली जो क्वेश्चन में आपको मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट दिया होता है, इसके कोई सब पार्ट्स नहीं होते हैं। तो ये आपका डोमेस्टिक इनकम का पार्ट था कि डोमेस्टिक इनकम आपको फाइंड करना है। ये NDP आप पहले फाइंड करते हो। जो डोमेस्टिक इनकम है इसी को हम बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये आप फाइंड करते हो। उसके बाद आप फाइंड करते हो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितनी इनकम आई है। तो वो डायरेक्ट आपको दिया होगा NFI, या फिर आपको फाइंड करना होता है क्वेश्चन में। तो सेकंड हम देखते हैं NFI कैसे फाइंड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसे हम बेसिकली करते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि बाहर की इकोनॉमी से हमारी इकोनॉमी में कितना इनकम आया, जिसे हम फीफा भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, माइनस, उसमें से हम माइनस करते हैं कि हमारी इकोनॉमी से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कितना गया, मतलब फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, या फिर जिसे हम फीटा बोलते हैं। तो NFI, तो हम पहले डोमेस्टिक इनकम फाइंड करते हैं इस मेथड को यूज़ करके, इसे अप्लाई करते हैं बेसिकली कैसे, वो हम आगे देखते हैं। अगर हमारा NDP एट FC मतलब डोमेस्टिक इनकम इन सभी चीज़ों को एडअप करके आ जाए, और NFI जो सेकंड चीज़ है ये आ जाए, तो उस इकोनॉमी की नेशनल इनकम आ जाती है। आप इसको ऐड करते हो, फर्स्ट डोमेस्टिक को ऐड करते हो NDP एट FC, और उसमें ऐड कर देते हो NFI, ये सेकंड कंपोनेंट, और तब उस इकोनॉमी की नेशनल इनकम आपके पास आ जाती है बाय इनकम मेथड। अब बेसिकली इस को हम एज ए फॉर्मूला या फिर किसी क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं वो हम आगे देखते हैं। अगर किसी इकोनॉमी की हमें नेशनल इनकम फाइंड करनी है बाय इनकम मेथड, तो हम क्या करते हैं, तो नेशनल इनकम को जो हम डिनोट करते हैं उसे हम कैसे करते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसमें हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NFI करते हैं। तो इसे हम NDP कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था इससे पहले कि जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है, जो फर्स्ट बेसिक कंपोनेंट होता है वो तो ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस हम फाइंड करते हैं। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ और इनडायरेक्टली अब अगर हमें नेशनल इनकम बोला जाए फाइंड करने के लिए बाय इनकम मेथड, तो
एक बार यहाँ लिख लेते हैं जनरल एक्सप्रेशन नेशनल इनकम की, जिसको हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट लिखते हैं, और डोमेस्टिक इनकम को हम लिखते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फाइंड करते हैं हम ये, और उसमें NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं, तो उस इकॉनमी की नेशनल इनकम हमारे पास आ जाती है। तो मेन जो हमारा काम होता है वो डोमेस्टिक इनकम फाइंड करना होता है। अगर हमारा ये काम, ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर हम फाइंड कर लें तो क्वेश्चन का 80% पार्ट सॉल्व हो जाता है। तो ये हम कैसे फाइंड करते हैं ये सीखते हैं हम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जैसा कि हमें पता है कि डोमेस्टिक इनकम का जो बेसिक या बोल सकते हैं मेन कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस फर्स्ट, सेकंड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, थर्ड मिक्स इनकम। इनके कुछ सब पार्ट्स होते हैं। उन सब पार्ट्स पे हम तभी जाते हैं जब हमें डायरेक्टली ऑपरेटिंग सरप्लस ना दिया हो। अगर हमें ये सब दिया हो और ऑपरेटिंग सरप्लस ना दिया हो, तब हम इन सभी को एडअप करते हैं, उसके सभी पार्ट्स को, और ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड करते हैं। और इन केस ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया हो और इनके अंदर का ये सारा कंपोनेंट भी दिया हो, तो आप इन सभी कंपोनेंट को इग्नोर करके डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस की जो अमाउंट होती है उसे आप लेते हो। सिमिलरली वही रूल इन सब में फॉलो होता है कि आपको अगर कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय नहीं दिया हुआ तो आप इन सभी को ऐड करोगे इस कंपोनेंट्स को। अगर दोनों ही दिया हुआ है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी दिया हुआ है जो मेन कंपोनेंट है, और उसके सब पार्ट्स भी दिए हुए हैं एक ही क्वेश्चन में, तो आप उनके सभी सब पार्ट्स को इग्नोर करके डायरेक्ट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को लेते हो। तो अगर क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम फाइंड कैसे करते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस पहले लेते हैं, और अगर ये ना दिया हो तो इसके अंदर के जो फैक्टर्स होते हैं वो लेते हैं हम, जिसमें आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मैंने लिखे हैं यहाँ पे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जिसके 3 सब पार्ट्स होते हैं, रेंट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी। रेंट प्लस इंटरेस्ट मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, जिससे आपको इतने स्पेस में कंप्लीट समझ में आ जाए कि कैसे कैसे हम न्यूमेरिकल में इसे अप्लाई करते हैं। तो रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी, प्लस जो ऑपरेटिंग सरप्लस का सेकंड जो कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें बेसिकली 2 चीज़ें आती हैं, या डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जो इनकम फ्रॉम एंटरप्राइज का जो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा प्रॉफिट। तो अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट प्रॉफिट का अमाउंट लोगे, नहीं तो इनके सब पार्ट्स को आप देखोगे, जो कि होता है कौन कौन से, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड प्रॉफिट। डी फॉर डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, प्लस कॉर्पोरेट टैक्स बेसिकली जो कोई बिजनेस होता है उन पे के इनकम पे जो टैक्स लगता है उसे हम कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के टैक्स को हम कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। प्लस जो थर्ड है रिटेन्ड प्रॉफिट, रिटेन्ड प्रॉफिट जिस प्रॉफिट के या प्रॉफिट के जिस पार्ट को बिजनेस रख लेती हैं या किसी भी कहीं पर भी उसे एलोकेट नहीं करती। प्लस जो ऑपरेटिंग सरप्लस यही 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो प्रॉफिट होता है। अगर ये चीज़ें फर्स्ट कंपोनेंट पूरा हो गया, इसके बाद हम देखते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर डायरेक्टली आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप इनके सब फैक्टर्स को लेते हो जो इनके अंदर आती है। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को सैलरी देने के 3 कौन कौन से मेथड होते हैं हमने भी डिस्कस किया था। फर्स्ट, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी वेजेस आप कैश में दे सकते हो, या फिर वही सैलरी वेजेस आप काइंड में देते हो। काइंड में कहने का मतलब इन फॉर्म ऑफ एसेट या सोशल एडवांटेज देते हो आप वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को, मेडिकल फैसिलिटी देते हो आप, उनके चिल्ड्रन को स्कूलिंग देते हो, स्कूलिंग फैसिलिटी, वो सब इसमें आता है। और थर्ड जो वे होता है किसी एम्प्लॉयज़ को उनकी रेम्युनरेशन देने की, वो होती है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, SSS। अगर ये तीनों फैक्टर आ जाएं तो आप कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय फाइंड कर सकते हो अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ना दिया हो तो यहाँ पे समझ में आया। अब सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को, जो एम्प्लॉयर होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को, जो उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनको कुछ उनके इनकम में से जो कुछ पार्ट है वो हर साल
कट करके अपने पास रखती है और एक टाइम के बाद जो वो अमाउंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है। बेसिकली ये 10% या 5% रखा जाता है एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से, और जब फ्यूचर में एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा इनकम की, तब वो इनकम उसे दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, जो एक टाइम के बाद एक्यूमुलेट होते हुए बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाता है। तो वो जो होता है बेसिकली इसका जो होता है प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, इसे हम पीएफ बोलते हैं। तो वो इसके अंदर आता है एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, या ट्रिपल एस हम लिख देते हैं डायरेक्ट, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। हाँ, तो आपका सेकंड फैक्टर जो कंपोनेंट है डोमेस्टिक का वो आपने ले लिया। थर्ड जो होता है वो होता है हमारा मिक्स्ड इनकम, जो कि डायरेक्ट हमें दिया होता है। तो अब इसे हम क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं तो देखते हैं। तो क्वेश्चन में अगर आपको नेशनल इनकम फाइंड करना है और पहले आपको डोमेस्टिक इनकम फाइंड करना होगा उसके लिए, तो उसके लिए आप पहले 3 बेसिक कंपोनेंट फाइंड करने की कोशिश करते हो उस क्वेश्चन में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है। आप ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड करते हो, अगर डायरेक्ट आपको दिया हो ऑपरेटिंग सरप्लस तो ऑपरेटिंग सरप्लस का अमाउंट लेते हो, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का अमाउंट लेते हो और मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को ऐड कर देते हो, डोमेस्टिक इनकम आ जाती है। इन सभी का यूज़ तब होता है जब डायरेक्टली आपको ये ना दिया हो, तब आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और जो प्रॉफिट के सब पार्ट्स होते हैं डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड प्रॉफिट, इन सभी को आप ऐड करते हो और ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड करते हो। सिमिलरली इन तीनों फैक्टर्स को आप ऐड करके कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालते हो और मिक्स इनकम आपको डायरेक्ट दिया होता है उनको आप ऐड कर देते हो। तो बेसिकली ब्रैकेट का मतलब ये है कि अगर आपके ब्रैकेट के बाहर का फैक्टर दिया हुआ है तो आप इनके अंदर के इन फैक्टर्स को रेलिवेंट या फिर इग्नोर कर दोगे, रेलिवेंट नहीं रह जाते। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया हुआ है और इसके अंदर के सारे फैक्टर्स भी दिए हुए हैं या इन सभी फैक्टर्स में कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो आप उन सभी फैक्टर्स को इग्नोर कर दोगे और डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस लोगे। सिमिलरली अंदर के ब्रैकेट में है कि आपको अगर प्रॉफिट दिया हुआ है और साथ में प्रॉफिट के जो पार्ट्स होते हैं डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन प्रॉफिट वो भी दिया हुआ है, तो आप ब्रैकेट के अंदर की सभी चीज़ों को इग्नोर कर दोगे और डायरेक्ट प्रॉफिट ऐड करोगे। ठीक है, तो आप ब्रैकेट का मतलब मेन यही है कि अगर आपको ब्रैकेट के बाहर का मेन फैक्टर दिया हुआ है तो अंदर के सारे जो पार्ट्स अगर क्वेश्चन में दिए हुए तो वो इरेलीवेंट हो जाते हैं, जिसे आप यूज़ नहीं करोगे। तो इसी तरीके से हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हैं, डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं। फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट स्टेप में हम डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं। इसको कैसे यूज़ कैसे करते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं क्वेश्चन में, आपको और अच्छे से समझ आएगा जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अभी आपको ये ध्यान होना बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेटिंग सरप्लस के कितने कंपोनेंट्स होते हैं इनकम। बेसिक 3 कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस, डोमेस्टिक इनकम का, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय और मिक्स्ड इनकम। इनके कितने सब पार्ट्स होते हैं, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय कितने सब पार्ट्स होते हैं, ये सब आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसे और अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आप डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हो और सेकंड स्टेप में आप फाइंड करते हो NFI, जिसे आप बोलते हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब आपकी इकोनॉमी में बाहर की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितनी इनकम आई है, नेट मतलब आपकी इकोनॉमी में कितना आया माइनस कि आपकी इकोनॉमी से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कितना गया, तो आप उसे आप बोलते हो NFI। तो NFI कैसे निकालते हैं, किसी भी इकोनॉमी की हम अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायरेक्ट आपको दिया हुआ है NFI तो आप NFI का अमाउंट डायरेक्ट पुट कर दोगे, नहीं तो आपको 2 चीज़ दी होगी, एक नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर दिया हुआ है तो उसमें से आप माइनस कर दोगे नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, आप माइनस कर दोगे तो आपका आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इनडायरेक्टली आप लिख सकते हो नेट नहीं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब कि बाहरी इकोनॉमी से आपकी इकोनॉमी में कितना इनकम आया, जिसको हम इनडायरेक्टली FIFA फीफा भी बोल देते हैं और FITA पेड को आप नहीं लेते हो या ले भी सकते हो, आपकी मर्जी है, फीटा। शॉर्ट फॉर्म बस आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ जिससे आपको क्वेश्चन जल्दी से समझ में आए और बेसिकली एक पिक्चर बने आपकी माइंड में कि आप कैसे इस क्वेश्चन को करते हो। तो फीफा माइनस फीटा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, अगर माइनस कर देते हो तो आपका आता है NFI, जो कि सेकंड फैक्टर होता है या सेकंड कंपोनेंट होता है नेशनल इनकम का।
तो आप एक बार अगर डोमेस्टिक इनकम फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फाइंड कर लेते हो तो आप नेशनल इनकम, जिसे आप नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी बोलते हो, उसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो जो आपने एनडीपी एट एफसी फाइंड की, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो फाइंड किया, प्लस ऐड करते हो कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेट फैक्टर एनएफआई, आप डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एक बार ऐड कर देते हो, तब आपको उस इकोनॉमी की नेशनल इनकम फाइंड हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली नेशनल इनकम कंप्लीट हो गया। और अगर आपको से पूछा जाए कि अगर आप ध्यान दो तो किसी भी इकोनॉमी की या इकोनॉमी की आप नेशनल इनकम जो फाइंड करते हो तो उससे उस इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को आप जज कर सकते हो कि हर अकाउंटिंग ईयर या पिछले अकाउंटिंग ईयर के कंपैरिजन में इस साल के अकाउंटिंग ईयर इस ईयर हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस कैसी रही। अगर नेशनल इनकम ज़्यादा आता है तो हमारी इकोनॉमी बेटर परफॉर्मेंस कर रही है, और अगर इनकम कम आता है तो हमारी इकोनॉमी परफॉर्म बेटर नहीं कर रही। उसमें भी एक फैक्टर होता है कि एमआरपी आपका सेम होना चाहिए, मार्केट प्राइस गुड्स की। अगर आप मार्केट प्राइस पिछले साल कंपैरिजन में इस साल बढ़ गया और फिर भी इनकम इस साल की पिछले साल के बराबर ही आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि पिछले साल की जो इनकम थी नेशनल इनकम वो काफ़ी अच्छी होगी इस साल के कंपैरिजन में, क्योंकि पिछले साल के जो लास्ट अकाउंटिंग ईयर में आपकी प्राइस कम थी, उसके बावजूद आपकी इकोनॉमी में जो इनकम पिछले साल प्राइस कम होने के बावजूद जो आपकी इकोनॉमी जो इनकम नेशनल इनकम जनरेट किया वो इक्वल है इस साल की नेशनल इनकम जिसमें प्राइस बढ़ी है। और पिछले साल की जो प्राइस थी वो कम थी, तभी भी आपकी जो नेशनल इनकम है वो इक्वल है इस साल करेंट ईयर के नेशनल इनकम की जब प्राइस बढ़ गई है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि पिछले साल का जो परफॉर्मेंस था वो बेटर था, कम प्राइस होते हुए हमारी इकोनॉमी में नेशनल इनकम ज़्यादा आया। तो इसका क्या मेन रीज़न हो सकता है कि आपकी इकोनॉमी में कम प्राइस कम थी लेकिन गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन ज़्यादा किया होगा, इसीलिए जो पिछले साल की जो नेशनल इनकम थी वो इस साल की नेशनल इनकम से अच्छी है, क्योंकि कम प्राइस पे ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ था। तो बेसिकली आप नेशनल इनकम को आप यूज़ करते हो किसी भी इकोनॉमी की नेशनल इनकम को फाइंड करने के लिए या फिर उसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए कि हर अकाउंटिंग ईयर में या पिछले साल के अकाउंटिंग ईयर में हमारी इस अकाउंटिंग ईयर में हमारी इकोनॉमी की नेशनल इनकम कैसी रही। तो हम इस नेशनल इनकम के क्वेश्चंस इस फॉर्मूले को इनकम मेथड को और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब इसके न्यूमेरिकल्स या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब आपको इन फॉर्मूला से के बेस्ड पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है या कैसे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं वो और अच्छे से समझेंगे जब हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू।